दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं आपका होस्ट अकील खान मुंबई से। और आज आप जिस तरह जानते हैं कि हमारा देश आंदोलन की भट्टी में जल रहा है, लेकिन ये आंदोलन हमारे किसान भाई और मुसलमान नहीं कर रहे हैं सड़कों पर, बल्कि हमारे देश के नौजवान कर रहे हैं। ये देश का इस वक्त का जो आंदोलन है वो किसानों की तरह मुसलमानों की तरह अहिंसक भी नहीं है, बल्कि हिंसा इसमें इख्तियार हो चुकी है। आखिर हमारे देश की सेवा के लिए आने वाले नौजवान इतने हिंसक क्यों बन गए हैं, क्यों सड़कों पर उतर गए हैं, क्यों आगजनी कर रहे हैं, क्यों रेलवे स्टेशनों को जला रहे हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं और पुलिस चौकियों को फूंक रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आ गई, क्यों इस तरीके के हालात बन गए, इसके बारे में हम अपने गेस्ट से जानेंगे। आज के हमारे गेस्ट का मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। डॉक्टर सलीम खान साहब, जिनके बारे में आप जानते हैं, बहुत ही मशहूर कॉलम निगार हैं मुंबई से। और फिरोज मिठीवोर वाला साहब, जो कि भारत बचाओ आंदोलन के प्रेसिडेंट हैं और जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, सिर्फ देसी नहीं बल्कि दुनिया में भी आपका नाम है। डॉक्टर सलीम खान साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, ये जो अग्निवीर योजना जो केंद्र सरकार ने स्टार्ट की है, इसकी सबसे माइनस पॉइंट क्या है, सबसे घातक पॉइंट क्या है, जिसकी वजह से देश की सेवा के लिए जाने वाले हमारे नौजवान, वो देश की जो सेवा करने जाते थे, देश को बनाना चाहते थे, वही आज देश में आगजनी कर रहे हैं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं। आखिर ऐसा क्या है इस अग्निवीर योजना में जो उनको समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं, उनकी समझ में आ रहा है, इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। अगर उनकी समझ में नहीं आता तो ये आंदोलन नहीं होता। अब आपके पहले सवाल की तरफ भी आते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये बात कोई भी आदमी सोच सकता है कि सरकार जो है वो 40,000 लोगों को इस साल नौकरी देना चाहती है, 50,000 को अगले साल, 60,000 को अगले साल। तो लोगों को तो इसका स्वागत करना चाहिए, खुश होना चाहिए, मिठाई बांटना चाहिए कि भाई सरकार कम से कम देर से सही, 8 साल बाद सही, इनको कम से कम बेरोजगारी का ख्याल तो आया। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सरकार कर क्या रही है कि अगर सीधे सीधे सरकार ये कहती कि भाई फौज में भर्ती कर रहे हैं तो लोग खुशी मनाते। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम आपको जो है वो अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए अग्निवीर बनाएंगे और 4 साल तक आपको जो तनख्वाह दी जाएगी उसमें से 30% काट के रख लेंगे और जो 30% जमा होगा उसमें जो है उसके ऊपर उसका ब्याज हम जमा करेंगे और फिर उसको डबल करके। ये तो हिंदुस्तान का कानून ही है कि जितना पैसा आप काटते हैं उतना जो है आपको जमा करना पड़ता है, तो वो जमा करके आपको 11,70,000 दे देंगे। लेकिन 11,70,000 लेने के बाद आगे क्या, ये चीज लोगों को सड़कों पे ला रही है। सरकार कहती है कि भाई इसमें से 25% लोगों को हम एब्जॉर्ब, 75% को रिजेक्ट कर देंगे। ये कहती नहीं है लेकिन उसका मतलब यही है। अब सवाल यह है कि वो 75% कहाँ जाएगा। तो ये लोग कहते हैं कि भाई हमको जो हम जो है इनको दूसरी जगह प्रीफर करें, जैसे पुलिस में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में। प्रीफरेंस का मतलब कोई गारंटी नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर समझो इनको मिलिट्री में ले लिया जाए तो उन पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए या पुलिस के लिए तो समाज से ही हमारे लोग जाएंगे। अब अगर आप इसमें से उनको ले लेंगे तो वो लोग जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के लिए ट्राई करते हैं वो कहाँ जाएंगे। तो ये जो है, यहाँ एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल में कोरोना के बहाने से मिलिट्री में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। कोरोना के ज़माने में इलेक्शन हुआ, कोरोना के ज़माने में शपथ ग्रहण हुआ, कोरोना के ज़माने में इलेक्शन की मुहिम चली, कोरोना के ज़माने में IPL हुआ, हर काम हुआ। लेकिन अगर कोई एक काम नहीं हुआ तो वो क्या था कि साहब मिलिट्री में रिक्रूटमेंट नहीं होगा। हालांकि मिलिट्री रिक्रूटमेंट का कोरोना से क्या ताल्लुक है, लेकिन इस बहाने से लोग बताते हैं कि 96,000 वैकेंसी है। अब उन 96,000 वैकेंसीज के लिए आप सोचिए कि एक वैकेंसी के लिए 10 आदमी तैयारी करता है। तो कितने लोगों ने तैयारी की, पिछले 2 साल से वो तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों ने कुछ एग्जाम्स भी दे दिए, फिजिकल टेस्ट वगैरह। तो अब इनको आपने 2 साल तरसाया और 2 साल तरसाने के बाद ये लॉलीपॉप पकड़ाया कि 4 साल के लिए हम आपको नौकरी देंगे। तो भैया गुस्सा तो आएगा आएगा। तो इस तरह से जो खिलवाड़ हो रहा है, जो नौजवानों के जो फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ जो तमाशा किया जा रहा है, तो लोगों को गुस्सा आएगा। एक आखिरी बात और मैं कहना चाहता हूँ कि
जब 11,70,000 रुपया दे दिया जाएगा, हालांकि 11,70,000 में फिर भी पकौड़े की दुकान ही खुल सकती है शहर में, उसमें घर बन सकता है ना दुकान बन सकती है, लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान में कोई आदमी आईपीएल का मैच खेलता है तो उसको पेंशन मिलती है। इस बार अभी अजय जय शाह ने उसको डबल कर दिया। ये जो नेता लोग हैं, अगर वो इलेक्शन के बाद एक दिन के लिए पार्लियामेंट में जाते हैं तो जिंदगी भर पेंशन लेते हैं, लेकिन हमारे फौजी को 4 साल ट्रेनिंग के बाद, सेवा के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर इस तरह से मजाक किया जाएगा युवाओं के साथ तो कोई गुस्सा तो आएगा ही, और जब गुस्सा आएगा जी तो युवा का गुस्सा ऐसा नहीं होता, वो तो इजहार करेगा। अब यही हो रहा है। जी सलीम साहब, जी सलीम साहब, फिरोज साहब, सलीम साहब ने बताया कि नौजवानों को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि 4 साल के बाद जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, तो उनके हाथ में लॉलीपॉप आएगा और जो रिटायरमेंट के बाद जो उनको पैसा मिलेगा उसमें पकौड़े की शायद ही दुकान खुल पाए। मुंबई जैसे महानगर में, दिल्ली जैसे महानगर में तो पकौड़े की दुकान खुलना भी मुश्किल है। फिरोज साहब, मुझे आपसे मेरा सवाल ये है कि ये हमारी मोदी सरकार जब कोई स्कीम लाती है तो बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है उसका, सिर्फ मोदी सरकार और जो मोदी भक्त है और उनको जो कैबिनेट के लोग हैं वही सिर्फ उसकी वाहवाही करते हैं, वही सिर्फ उसको अच्छा समझते हैं, लेकिन जब जनता तक वो योजना जाती है तो वो जनता को समझ में नहीं आती। जैसे किसान आंदोलन के टाइम पे हमने देखा कि मोदी सरकार ने बाद में रुक करके माफी मांगी और उन्होंने बोला कि शायद मैं असमर्थ रहा बताने में कि इस स्कीम की क्या फायदे थे और मैं इसके लिए किसानों से माफी मांगना चाहता हूँ। आज फिर एक ऐसी स्कीम लाई गई है जिसके लिए वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बड़ी अच्छी स्कीम है, बड़ी अच्छी स्कीम है। मोदी सरकार के सारे मंत्री और मोदी मीडिया लगी पड़ी है बयान करने में कि कितनी अच्छी स्कीम है, लेकिन देश के नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे किसान आंदोलन किसानों को समझ में नहीं आ रहा था। तो आखिर मोदी सरकार की प्रॉब्लम क्या है जो अच्छी स्कीमें लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? नहीं, जैसे सलीम भाई ने कहा कि जनता को तो समझ में आ रही है मोदी की स्कीम, मगर वहां बैठे जो उसके कॉर्पोरेट अधिकारी जो आज ये सरकार चला रहे, अडानी और अंबानी के लोग जो कैबिनेट चला रहे, उनको लग रहा है कि ये देश की जनता बेवकूफ है। नोटबंदी के टाइम पे देखा कि देश बर्बाद हो गया, जीडीपी की कमर जो टूटी वहां से आज तक हम लोग उठ नहीं पाए। जीएसटी लाए, 350 से ज्यादा चेंजेस लाए, किसान बिल लेकर जो होना था वो किसान बिल का हो गया। पॉइंट इज कि ये सरकार इतनी बेवकूफ और इतनी निकम्मी है कि ये देश के लिए बहुत घातक सरकार है। हमने देखा कि हर एक इंस्टीट्यूशन को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। मीडिया देश की दुनिया में मजाक बन चुकी है। ये सबसे खतरनाक आज जो सरकार का टूल है ये गोदी मीडिया है, मगर वो पूरा प्रोपेगेंडा नहीं चल पा रहा है। अभी आप देखिए कि बेसिकली ये जो अग्निपथ लाए, एक तो नाम भी अग्नि का दे दिया तो आग लग चुकी है अभी। पॉइंट बिंग के ये अग्निपथ देश की आर्मी के लिए कितना खतरनाक है वो जनरल्स बोल रहे हैं, उनके लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कुछ बिके हुए जनरल्स के स्टेटमेंट के नहीं आ रहे, मगर जो देशभक्त जनरल्स है वो बोल रहे हैं कि एक हाईली प्रोफेशनल आर्मी को आप खत्म कर दोगे। कौन सा लड़का है जो 4 साल की नौकरी करने के लिए आएगा विदाउट पेंशन और वो गोलियों को मार खाने, गोलियों के सीने तान कर चलेगा? तो ये आर्मी को आप खत्म कर रहे हो। आप इस पूरे प्रोफेशनल आर्मी की जो एक सेक्युलर स्टैंडिंग है वो तो आप खत्म कर ही रहे हो आपके हिंदुत्व एजेंडा के कारण, मगर एक प्रोफेशनल आर्मी की जो एक ट्रेनिंग होती है उसको आप खत्म करने जा रहे हो। अभी इसमें से 3 बातें निकलती है। एक तो है कि लड़के क्यों भड़के, बात है कि ये पूरा अभी 11 स्टेट में ज्यादा करके उत्तर भारत में फैल चुका है, महाराष्ट्र में भी चालू होगा। मैं मानता हूँ कि 21 तारीख को किसान जो वामपंथी समाजवादी जो किसानों का एक व्यापक मंच है, तो आज अशोक डवले और हरन मोला ने 21 तारीख का कॉल दिया कि किसान आंदोलन भी अभी ये अग्निपथ के खिलाफ आएगा। तो ये लड़के क्यों भड़के, मैं लाजर बातों की तरफ बाद में आता हूँ। इसलिए भड़के कि जो किसान का बेटा है वो समझ रहा है कि वहां तो उसका भविष्य है नहीं। रोज सुबह 4 बजे उठता है, 5 से 10 किलोमीटर भागता है, वर्जिश करता है, बाद में खेत संभालता है, कॉलेज में जाके पढ़ाई करता है ताकि वो आर्मी में जा सके, अपनी पूरी जिंदगी वहां बिता सके। वो आ रहा है देश के लिए, वो 17 साल की सर्विस के लिए, वो कोई 4 साल और 3 साल के लिए नहीं आ रहा है। उसको इसलिए गुस्सा है कि ये टोटल बिट्रेल है। दूसरी बात, अभी ये दो खतरनाक बातें आ रही है कि ये जो 4 में से 1 लाख लोग तो ले लेंगे, 3 लाख लोग का क्या होना है? 3 लाख लोग कोई पकौड़े नहीं तलने वाले, सबके हाथों में बंदूक वाली ट्रेनिंग होगी। ये प्रोफेशनल आर्मी से ट्रेनिंग लेकर आएंगे, ये कोई आरएसएस के डंडे वाली ट्रेनिंग नहीं होगी। तो जैसे अलग अलग सेक्टर में हम लोगों ने देखा कि बीएसएनएल की ट्रेनिंग से आज एयरटेल और जियो उभर कर आए, वैसे ही भारत के टैक्स पेयर के पैसे से
ये आर्मी से हमारे पैसे से इनकी ट्रेनिंग होगी और बाद में प्राइवेट मिलिशियाज तैयार होगी। और ये प्राइवेट मिलिशियाज दो तरीके की तैयार होगी, एक होगी आरएसएस की और दूसरी होगी जैसे ब्लैक वाटर है अमेरिका में, जो अलग अलग वॉर जोन्स में अपने प्राइवेट सेनाएं भेजता है, वैसे ही अडानी और अंबानी कल एरिक प्रिंस और ब्लैक वाटर के कम्पीट करने के लिए वो यहाँ प्राइवेट मर्सनरी एजेंसी चालू करेंगे, जो अलग अलग वॉर के थिएटर में हमारी मर्सनरीज को भेजेंगे। ये उसका दूसरा खतरा है। और तीसरा जो खतरा में जो आरएसएस की तरफ आ रहा था, और अभी मैं एक्चुअली वो पढ़ना ही चाहता हूँ आपके लिए कि एक्चुअली व्हाट इट मीन्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि खास करके सीएनआरसी के दौरान थे कि वी आर इन द 1930s एंड 1940s जर्मनी। जो जूस का जो टारगेटिंग हुआ था जर्मनी में, नाजी जर्मनी में, वही किस्म का टारगेटिंग मुसलमानों के साथ दिख ही रहा है ये बुलडोजर की राजनीति से। या 24 ट्रेन जलाई गई, पत्थर मारे जा रहे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मगर एक बुलडोजर किसी के घर पे नहीं जा रहा है। ये बुलडोजर सिर्फ भारत के मुसलमानों के लिए है और वो इजराइल स्टाइल कलेक्टिव पनिशमेंट की पॉलिसियां फॉलो हो रही है। और अभी मैं जो मैं बोलने वाला हूँ, हिटलर के दौरान भी जो उनका एसएस था, वो एसएस की ट्रेनिंग जो उनकी जो वॉरमैट जो आर्मी थी, जर्मन वॉरमैट आर्मी उनकी ट्रेनिंग करती थी और बाद में एसएस नाजी पार्टी का एक अंग बन चुका था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो प्राइवेट मिलिशिया बनेगी आरएसएस की, वो यहाँ के मुसलमानों को टारगेट करेगी, यहाँ के डिसिडेंट वॉइसेस को टारगेट करेगी। कालबुर्गी जैसे लोगों को, जो भी डिसिडेंट वॉइसेस है हिंदू समाज में या जो भी प्रोग्रेसिव प्रगति, उनका कत्लेआम होगा। मतलब जो भी ऑपोजिशन है देश में, बाद में ये प्राइवेट मिलिशिया जिनके हाथ में डंडे नहीं होंगे, जिनके हाथ में केवल राइफल नहीं होगी, इनके हाथ में एडवांस वेपन्स आ जाएंगे और वो एक प्राइवेट मिलिशिया जो आरएसएस की नाजी फौज होगी, वो उससे हमको अभी मुकाबला किया, उसके सामने हम लोग को निहत्थे होकर सामना करना पड़ेगा। ये क्राइसिस। जी फिरोज वाला साहब, सलीम साहब बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं फिरोज मिठीबोर वाला साहब ने कि इस तरीके से शायद आरएसएस जैसी तंजीमें जो कि हिंसक नजरिया रखती हैं मुसलमानों के प्रति और भारत के मूल निवासियों के प्रति। आपको क्या लगता है कि अगर हम इन बातों से अगर इख्तलाफात भी हम कर लें कि ठीक है, अगर इसका प्राइवेट मिलिशिया के तौर पर इस्तेमाल नहीं भी अगर किया जाएगा, तो भी कुछ जो रिटायर्ड जनरल से मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा कि 4 साल के बाद जब ये बच्चे इंटेंसिव ट्रेनिंग लेने के, तो हर एक बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जिसको जॉब मिल जाएगी या वो देश सेवा करने के लिए ही तत्पर रहेगा, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि किसी गैंग को ज्वाइन कर ले, जिस तरह हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं कि प्राइवेट गैंग्स वगैरह होती हैं, उसमें कुछ लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं। और ये सबसे खतरनाक बात ये होगी, ये तो ट्रेन लोग होंगे, तो इसका सामना किस तरीके से किया जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जो जिन कंट्रीज में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है वहां पर माफिया ज्यादा है, ये एक सच्चाई है। इसराइल इसकी एक एग्जांपल है कि वहां पर जो है वो कंपलसरी ट्रेनिंग है और वो कंपलसरी ट्रेनिंग के बाद सबको जो है वो फौज में एब्जॉर्ब किया नहीं जा सकता, इसलिए कि फौज के अपने एक्सपेंसेस थे। ये भी जो इस लोग जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो यही है कि हमारा जो टोटल बजट है 1 लाख करोड़ के आसपास, उसका 50% जो है वो सैलरी और पेंशन में चला जाता है, तो हम उसको बचाना चाहते हैं ताकि उसको फौज को मॉडर्नाइज किया जाए। तो फौज को चलाना एक बहुत बड़े खर्चे का काम है। अब सवाल ये है कि जो लोग आप ट्रेनिंग देते हैं और उनके बाद वो लोगों को आप जॉब नहीं देते, तो उसमें लोग अलग अलग काम करेंगे। उसमें कोई आदमी जो है वो कहीं पे एक सिक्योरिटी गार्ड बन जाएगा अपने मिजाज के मुताबिक, कोई आदमी जो है वो किसी मिलिशिया में चला जाएगा, कोई आदमी अपना मिलिशिया खड़ा कर देगा, कोई आदमी जैसा ब्लैक वाटर की एग्जांपल दी गई इस तरह का एक पैरेलल वो हो जाएगा। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें जो है वो हो सकती हैं और ऐसा इससे पहले हो चुका है। और इंडिया में भी जब वर्ल्ड वॉर का ज़माना था तो उस वक्त जो है वो लोगों को ब्रिटिश ने ले लिया था, इसी तरह ठेके पे आप कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे, और बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो है वो ब्रिटिश उसमें चले गए थे। और जब पार्टीशन हुआ उसके बाद जो वायलेंस हुआ तो वो लोग जो कि ट्रेंड थे उन्होंने उसमें एक बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन बहरहाल वो चीज़ लिमिटेड थी और उसके बाद ख़त्म हो गई। लोग ये भी बताते हैं कि गोडसे भी जो है वो उसी वजह से ट्रेंड था वगैरह वगैरह। तो इससे समाज में जो क्रिमिनल वर्ल्ड है, जो क्रिमिनल
साइकी है जो वो तो डेफिनेटली बढ़ेगी और क्रिमिनल जो है वो अभी के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर हो गए। उससे ज़्यादा की जो बातें हैं उसमें मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं। जी फिरोज वाला साहब, मुझे आपसे ये सवाल करना था कि मोदी सरकार हमारी जहाँ तक कुछ स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं कि जो रक्षा बजट है उसकी कटौती की बात कर रही है और जो जो खर्चा आता है सैनिकों के रखरखाव में उसकी बात कर रही है कि इस तरीके का बजट नहीं हमारे पास। लेकिन हमने खुद देखा कि मोदी साहब की जो लाइफ स्टाइल है वो हमने देखा कि दसियों लाख रुपए के सूट पहनते हैं, 80,000 रुपए के 80,000 करोड़ के अलग अलग 2 विमान है, अच्छा खासा हमारा पार्लियामेंट है उसको गिरा करके नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारी सरकार के पास पैसा है, लेकिन हमारे देश के युवाओं को लॉन्ग टर्म रोजगार देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं। आपको क्या लगता है कि इस दलील में कितना दम है कि देश का जो रक्षा बजट है उसको इस लेवल पे नहीं है कि उसका खर्चा सैनिकों का हम उठा सकें? इसके लिए हम भाड़े के सैनिक लेना चाहते हैं, 4 साल उनको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद रिटायर कर देंगे। आपको क्या लगता है कितना दम है इस दलील में? नहीं, पॉइंट वही है कि जब से मोदी आया है 2014 से, उसके पहले भी यूपीए 2 के दौरान भी जीडीपी स्टैग्नेंट हो चुकी थी, मगर 10% जीडीपी तक गए थे, इकोनॉमी बढ़ रही थी, जॉब्स क्रिएशन नहीं हो रहा था, तभी की बात है। यहाँ तो और भी बुरे हाल है कि जीडीपी भी गिर रही है, क्योंकि आपने पूरे की पूरे 2-4 लोगों के हाथ में पूरे की पूरी हमारी मिलकर दे दी है, हमारी इंडस्ट्री दे दी है, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जहाँ एक्चुअल जॉब का इकोनॉमी का प्रोडक्शन होता है और जॉब क्रिएशन होता है, वो पूरा खत्म हो रहा है। तो क्राइसिस और कहीं है, और अब सिर्फ ये बजट की बात करिए, बुरे से बुरे हाल में कभी भी कोई भी सरकार ने, जब भारत गरीब भी था तब भी हम लोगों ने इस किस्म के हालात नहीं पैदा किए थे हमारे बजट को लेकर और आर्मी को लेकर, क्योंकि सुरक्षा के बहुत बड़े सवाल है। हमारा नेबरहुड बहुत ही डेंजरस किस्म का नेबरहुड है। तो ये सरकार क्योंकि देशभक्त है ही नहीं, ये एकदम ही मतलब बेवकूफ तो है मगर बदमाश सरकार है, जो मैं तो बोलता हूँ देश की गद्दा सरकार है, जहाँ कुछ कॉर्पोरेट ओलिगार्क के हाथों में ये देश अभी जा चुका है, उसका ये परिणाम हो रहा है। मैं वापस बता रहा हूँ, हमारी सेना लड़ी है चाइना के खिलाफ जब हमारे पास जूते भी नहीं थे, ठीक है, तब ये मतलब इतनी देशभक्त नौजवान तबका है जो देश के लड़ मरने के तैयार है, मगर आपके पास एक व्यवस्था ही नहीं बन पा रही है, ना वो बनाना चाहते। आप आए थे 1 पेंशन 1 रैंक के नाम पे, और के नाम पे 1 रैंक 1 पेंशन, ना रैंक है ना पेंशन है आपके पास, सिर्फ देश के युवाओं को अपने टेंशन दे दिया है। तो ये जो आंदोलन अभी भड़क कर सामने आया है वो आई थिंक ये मतलब ठंडा नहीं होने वाला, और अभी तो अलग अलग स्टेट्स में अभी आंदोलन आगे बढ़ेगा। मगर ये हिपोक्रेसी भी आप देख लीजिए, ये हिपोक्रेसी भी आप देख लीजिए। ये मैं तो ऑफ कोर्स आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ मुस्लिम थ्रोइंग स्टोन, जो भी सहारनपुर, मुरादाबाद, रांची में जो भी हुआ, मगर वो हिंसा तो इसके मुकाबले में कुछ नहीं थी। मगर इतना है कि बुलडोजर मुस्लिम समाज के लिए और कोई समाज के लिए बुलडोजर नहीं है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बाय प्रोसेस ड्यू प्रोसेस करो। सुप्रीम कोर्ट भी, मैं बार बार बोलता रहा कि ये रमन्ना की सुप्रीम कोर्ट भी मोदी के हाथ में खेलती है। जी सलीम साहब, फिरोज वाला साहब ने एक आरोप लगाया है कि ये बुलडोजर जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, बल्कि अब जो हिंसक प्रदर्शन हम देख रहे हैं, तो क्या ये सरकार, ये बुलडोजर सरकार, योगी की सरकार, अभी हमने आज की न्यूज़ है कि अलीगढ़ में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया है, ये गलत है। आज के जो हमारे नौजवान कर रहे हैं इस तरीके की, उनको हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बुलडोजर वाली सरकार क्या इन नौजवानों के घरों के ऊपर भी बुलडोजर चलाएगी, जिस तरीके से मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है? आपको क्या लगता है? देखिए, असल में जो इंडिया की पॉलिटिक्स है, इसमें जो हमारे पॉलिटिशियन है उनका कोई एक्शन इसलिए नहीं होता है कि वो सही है, या वो किसी एक्शन से इसलिए नहीं रुकते कि वो गलत है। इनका सारा कैलकुलेशन जो है वो होता है कि इससे वोट बढ़ेगा कि घटेगा। अगर कोई सही काम करने से आपका वोट घटता है तो आप वो काम नहीं करेंगे, और अगर कोई गलत काम करने से आपका वोट बढ़ता है तो आप वोट करेंगे। इसलिए कि इनका जो धर्म है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है, इनका जो मकसद है, जिंदगी का मकसद, वो जो है वो सत्ता में रहना है बस, और इसके लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब आप इस बात के पीछे रख के इस बुलडोजर को समझे। इन्होंने एक इमेज बनाया कि साहब हम इतने दबंग हैं कि हमारे सामने कोई एजिटेशन नहीं कर सकता, और मुसलमान तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। ये इमेज बनाया इन्होंने हिंदू वोटर्स के लिए कि साहब हम बहुत बलवान हैं और हम आपको सुरक्षा देंगे, और ये मुसलमान बहुत खतरनाक है और अगर हम नहीं होंगे तो आप असुरक्षित हो जाएंगे।
इस बेसिस पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीत भी गए मरते पड़ते। खैर कम हो गई सीट लेकिन फिर भी जीते। अब जब मुसलमान एजिटेशन करने के लिए मैदान में आता है तो इनकी पूरी जो थियरी है, यानी जो जिससे बेवकूफ बना के इन्होंने वोट लिया है, वो पूरी थियरी जो है वो जमींदोज हो जाती है। तो इनको अपने वोटर्स को ये बताना पड़ता है, देखो मुसलमान पहले तो वो पूछता है कि तुम तो बोल रहे थे कि कोई आएगा ही नहीं, आया कैसे? तो फिर ये दूसरी कहानी शुरू करते हैं, देखो जब वो आए तो हमने उनको कैसी सजा दी और हमने बुलडोजर चला दिया। और फिर इनका मीडिया जो है वो उस बुलडोजर को दिन सुबह से रात तक जो है वो दिखाता है। हालांकि आज की तो खबर यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इनको फटकारा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकारा, और इस बात की पूरा चांस है कि वो जो घर गिरा है फातिमा परवीन का, वो इनको बना के देना पड़ेगा, इनके अच्छे को बना के देना पड़ेगा, इसलिए कि इन्होंने जल्दी में बहुत बड़े बड़े ब्लंडर कर दिए। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि ये इन्होंने एक कंपल्शन, पॉलिटिकल कंपल्शन अपने सर पे ओढ़ लिया और अब ये उससे निकल नहीं सकते। अब इस तरह की बदमाशियां, इस तरह की सफाकियां इनको करना पड़ेगा। ये इनकी मजबूरी है जो इन्होंने खुद अपने ऊपर थोपी है सत्ता में रहने के लिए। इसके बावजूद लोग जब समझ जाएंगे तो इनको भगा देंगे, वो अलग बात। अब जो दूसरी बात है कि लोग है, जब मुसलमानों की तरफ से किसी प्रदर्शन का ऐलान होता है या पॉसिबिलिटी होती है तो योगी मुसलमानों से बात नहीं करते, योगी बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि अभी जो है वो कुछ दंगाई तत्व है और इनको दबा दो। तो अचानक जो है वो एजुकेशन करने वाला दंगाई हो जाता है। और अब जब नौजवान आए और वो लोग जो है वो दंगा कर रहे हैं तो वो जो है वो बलवाई नहीं है, वो जो है वो प्रदर्शनकारी है। तो ये बोलते हैं कि देखिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये आपके फायदे की, आपने ट्वीट देखा होगा योगी का ट्वीट कि इससे आपके बड़े फायदे हैं, इससे आपका जो है वो आपका भविष्य इसकी बुनियाद पर बहुत रोशन होने वाला है, इसलिए आप किसी के बहकावे में मत आइए। अरे भाई, आप इतना खुल्लम खुल्ला जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं तो किसी को बहकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। असल में इनको जो है वो सच्ची बात यह है कि इनको खेलना भी नहीं आता, इनके पत्ते जो है वो फौरन खुल जाते हैं। तो योगी का मामला जो है वो दूसरे प्रदर्शनकारियों के साथ तो सही है। मैं ये नहीं कहता कि योगी इन प्रदर्शनकारियों के साथ अगर उनको समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं तो गलत करते हैं। उनको हर सरकार को यही करना चाहिए, लेकिन सबके साथ करना चाहिए। ये नहीं कि एक के साथ करो और दूसरे के साथ नहीं करो, ये राजधर्म नहीं है। जो अटल जी ने मोदी को कहा था कि भाई तुम राजधर्म का पालन करो गुजरात फसाद के बाद, तो वो ये कह रहे थे कि भाई राजधर्म में आप जो है वो भेदभाव नहीं कर सकते। और खुद योगी का जब शपथ ग्रहण हुआ पिछली बार 2017 में, तो उनके पिताश्री ने यही बात कही थी। जब उनके पास एक प्रेस वाला गया और उससे पूछा आपको कैसा लग रहा है वगैरह वगैरह, और आखिरी बात ये पूछा कि आप अपने बेटे को, अब वो चीफ मिनिस्टर बन गया है, आप उसको क्या सलाह देंगे? तो उनके पिताश्री जो अभी दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि मैं उसको यही समझाऊंगा कि भाई अब वो सबका जो है वो शासक है, अब उसको सबके साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए, खास तौर से मुसलमानों के साथ। उसको मालूम था अपने बेटे के बारे में कि वो कैसे दिमाग का है, तो उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। जी सलीम साहब जी, ये राजधर्म का पालन जो है वो सामने वाले को देख के करते हैं कि सामने वाला कौन है। अगर वो मुसलमान होगा तो उसके लिए राजधर्म, अगर आप सामने वाले को देख के करते हैं तो वो राजधर्म नहीं है। राजधर्म ये है कि आप बगैर ये देखे कि वो कौन है उसके साथ इंसाफ करें, ये राजधर्म नहीं। लेकिन हमने मौजूदा गवर्नमेंट में ये देखा है कि राजधर्म का पालन ये इस हिसाब से करते हैं, राजधर्म इस तरीके से निभाते हैं कि सामने वाला कौन है। अगर सामने वाला मुसलमान है, खिलाफ है कि आप अधर्म को धर्म कह रहे हैं, ये राजधर्म नहीं है, ये राज अधर्म है। जी फिरोज साहब, हमने ये भी देखा है फिरोज साहब कि हमारी जो देशभक्ति है इस मोदी गवर्नमेंट की, वो भी सामने वाले देश को देख करके जागती है। अगर वो पाकिस्तान होता है तो हम घर में घुस के मारते हैं, और अगर वो चीन होता है तो हम अपनी जगह भी दे देते हैं और चुप्पी साध लेते हैं, जबान तक नहीं खोलते हैं कि कोई हमारे घर के अंदर घुस के आ भी गया। तो फिरोज साहब, मेरा आपसे सवाल ये था कि अभी हमने देखा कि किसान आंदोलन हुआ,
पूरे साल किसान जो है वो टेंट में लगे रहे, हमारी मोदी गवर्नमेंट ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब इंटरनेशनल दबाव आया तब जाकर के उन्होंने माफी मांगी। इसी तरह मुसलमानों का सीए में भी हमने देखा कि किस तरीके से बुरा हाल किया गया। कहीं पर भी बहुत जल्दी सरकार ने घुटने नहीं टेके। लेकिन अभी हम ये जो देख रहे हैं कि जिस तरीके का नौजवानों ने जो हिंसक आंदोलन कर दिया, इसके बाद गवर्नमेंट की जो स्थिति हम देख रहे हैं वो काफी घुटनों तक आ गई है, और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी इसको वापस ले लें और स्थिति पूरी तरीके से चेंज हो जाए। तो क्या इससे ये मैसेज नहीं जाएगा कि अगर आप अहिंसक आंदोलन करते हो तो आप सालों सड़ते रहो, आपको गवर्नमेंट नहीं पूछेगी, लेकिन हिंसक आंदोलन जहां पे होगा तो गवर्नमेंट जो है वो सेफ साइड में आ जाएगी और तुरंत आपसे वार्ता करने लगेगी, तुरंत आपको पुचकारने लगेगी, समझाने लगेगी। इससे क्या ये मैसेज देश वालों को नहीं जाएगा? ये मैसेज तो जा रहा है, मगर रास्ता तो अहिंसक सत्याग्रह का ही है। जो दो बड़ी जीत हुई हमारी किसान आंदोलन की और सीएनआरसी के आंदोलन की, अमित शाह और मोदी को सीएनआरसी के वक्त पे भी पीछे हटना पड़ा, और ये भारत की मुस्लिम औरतों ने उसको लीड किया था। और हर बाग में, शाहीद बाग हो या मुंबई बाग हो, वहाँ फुले अम्बेडकर, मौलाना आजाद की तस्वीर लगी थी और भारत के संविधान की तस्वीर लगी थी। मगर ये मैसेज तो जरूर जा रहा है। मगर उसके साथ ये भी बोल दूं कि ये जो सड़कों पे जो ट्रेन जलाने वाले लड़के हैं, वो मोदी भक्त ही थे बहुत सारे उनमें से, जिनको लगा था कि मोदी 2 करोड़ नौकरी भी दे देगा, मुसलमानों को पीटेगा भी। क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा था वोटर का 2014 और 2019 में, जो बेसिकली एक एंटी मुस्लिम एजेंडा पे आया था, जो बोल रहा है कि पेट्रोल का 100 का 200 हो जाए हमको चिंता नहीं है, मगर मोदी जो मुसलमानों को ठिकाने पे लगा रहा है वो लगाए। तो ये जो अंधभक्त थे, जो हिंदी चैनल और अंग्रेजी चैनल के मनुवादी जो बामन बैठे हर चैनल पे, कोई शर्मा वर्मा गोस्वामी बैठे, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी समस्या है। तो आज वो जो बिट्रेल हो रहा है ना, कि ये गुस्सा बिट्रेल का भी है। जिन धृतराष्ट्र पे उन्होंने या भीष्म पितामह पे जिन्होंने बहुत भरोसा किया था, आज वही उनकी अग्नि परीक्षा ले रहा है। ये हालत हो चुकी है। तो ये लड़कों को भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए समाज के हित में और देश के हित में, कि नफरत की राजनीति और देश को बांटने की राजनीति से कोई देश नहीं चलता, नफरत और भेदभाव से कोई देश नहीं चलता। तो अभी वक्त आ चुका है कि भारत का नौजवान भी दिमाग खोले अपना, कि इस देश को कैसे चलना है। और आज़ादी की हमारी 75वां साल है। मुझे तो खून खोल रहा है मेरा देखकर कि आज़ादी के 75 साल के दौरान हम लोग ये देश के हाल देख रहे हैं, जहाँ रामनवमी, हनुमान चालीसा के वक्त को लेकर अभी तनाव पैदा हो जाता है। कहीं बुलडोजर मुसलमान के घर पे चलते जब वो प्रोटेस्ट करते हैं, मगर मुसलमानों ने जो प्रोटेस्ट हिंसक किए, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, ना ये लड़के जो हिंसक प्रोटेस्ट करे मैं उनके पक्ष में हूँ। क्योंकि किसान आंदोलन और हमारे सीएनआरसी आंदोलन बता दिया कि आंदोलन लंबा चलेगा, मगर वो उसमें से जीत होगी। मगर क्योंकि ये मोदी के वोटर है, इसलिए भी कोई डंडे नहीं चल रहे, ना योगी और मोदी के। वीवर साहब, फिरोज साहब, आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम था। तो वीवर्स, ये थी हमारी विशेष बातचीत इस वक्त जो देश के हालात हो गए हैं उसको लेकर के। और फिरोज साहब ने बहुत अच्छी बात कही, सलीम साहब ने, कि ये जो अंधभक्त जो थे हमारे, जो जो काफी सालों से मोदी मोदी भक्ताई कर रहे थे, आज वो सड़कों पर उतर आए हैं और आज वो हिंसक आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारी मोदी सरकार और देश की गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान और अजान, शमशान, कब्रिस्तान और गौ हत्या और गौमूत्र पर चर्चा ना करके अगर बेरोजगारी पर चर्चा करती, नौजवानों को रोजगार देने पर चर्चा करती, तो शायद देश के ऐसे हालात ना होते। जो देश की सेवा करने के लिए ललायित जो हमारे नौजवान थे, जो कि सपने देख रहे थे कि हम देश की सेवा करेंगे, सैनिक बन करके राष्ट्र की संपत्ति का हम सुरक्षा करेंगे, आज वही सड़कों पर उतर करके नौजवान देश की संपत्ति को जला रहा है, देश को नुकसान पहुंचा रहा है। शायद ये हालात नहीं होते। हम अपने देश के नौजवानों से भी अपील करते हैं कि हिंसक आंदोलन करके आप अपनी मांगों को मत मनवाएं, इससे देश का नुकसान होगा। जिस तरीके से शांतिपूर्वक शाहीन बाग में हमारी देश की महिलाओं ने आंदोलन किया था और अपनी मांगे मनवाई थी, उसी जिस तरीके से किसान आंदोलन किया गया था और अपनी मांगे मनवाई थी, उसी तरीके से आप अहिंसक आंदोलन करिए, देश की संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए। ये देश हम सबका है, ये देश उन टैक्स पेयर्स का है जो कि हम टैक्स दे करके इस देश को बनाते हैं। तो व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन के में जुड़ने के साथ। हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। ठीक है।